नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, कुछ समस्याएँ थीं, उन समस्याओं से थोड़ा बहुत निकल चुका हूँ। प्रयास करूँगा कि वीडियो लगातार रहें और मैं आपसे जो करंट अफ़ेयर की सीरीज़ करा रहा था, उस सीरीज़ में मैंने कुछ-कुछ पार्ट कराया था। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं मंथली करंट अफ़ेयर करा दूँ और मंथली करंट अफ़ेयर आपको मैं अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक दिसंबर 2023 तक करंट अफ़ेयर पहले करा दे रहा हूँ और ये करंट अफ़ेयर अगले 7-8 दिन के अंदर मैं करा दूँगा, ताकि आपका मंथली करंट अफ़ेयर प्रिपेयर हो जाए। देखिए, अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो यूपीपीएससी की परीक्षा में वैसे तो पूरे 1 साल का करंट पढ़ना चाहिए, लेकिन जो लास्ट 7 मंथ से 6 मंथ का जो करंट होता है, यहाँ से अकेले 70% से अधिक करंट अफ़ेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप 27 अक्टूबर को पेपर दे रहे हों या बीपीएससी का पेपर 17 नवंबर को दे रहे हों या फिर आप 22 दिसंबर को आरओ-आरओ का पेपर दे रहे हों, तो पहले आप लास्ट के 6 से 7 महीने करंट अफ़ेयर को कवर करिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल तौर पे कि अगर आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो आपको कब तक करंट अफ़ेयर पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि आप 27 अक्टूबर को पेपर दे रहे हैं, तो आपको किसी भी हालत में 30 सितंबर तक का करंट अफ़ेयर प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर जैसे खत्म होगा, मैं आपको मंथली करंट अफ़ेयर दे दूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अगस्त। तो देखिए, हम लोग का ऑर्डर रहेगा उल्टा, अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, ऐसे ऑर्डर में चलेंगे। और एक वीडियो में पूरा 1 मंथ का करंट अफ़ेयर मैं खत्म कर दूँगा, ताकि आपको बार-बार रुकना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और यदि देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों ने यूपीपीएससी का जो मैंने टीएसपी का जो कोर्स था, उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसपे कई लोग की क्वेरीज़ हैं, तो उन क्वेरीज़ से संबंधित और एसडीएम की टीएसपी की ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, उसको मैं जल्दी बना के अपलोड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफ़ेयर। देखिए, जो मैंने यहाँ पे लाल रंग से अंडरलाइन किया, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया। आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पेपर में पूछेंगे कैसे कि 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आपसे हो सके नंबर ना पूछे। अब देखिए, इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी थीम क्या थी? स्थायी कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। अब देखिए, केरल में क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व। यहाँ पे भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है। यानी देश में जितने टाइगर रिजर्व है, किसी टाइगर रिजर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो केरल में है। और यहाँ क्या बनाया गया? तो यहाँ पर पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आपने एक निर्णय देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों की ईवी चनैया 2004 के मामले को रद्द कर दिया है। ये मामला क्या था? ये केस ये कहता था कि एससी एसटी जो वर्ग है, उस वर्ग के अंदर जो है उपवर्ग बनाए जा सकते हैं आरक्षण का लाभ देने के लिए। लेकिन ठीक, अब इस पर हालांकि सरकार ने मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा सकता है किस कौन सा केस था? तो ईवी चनैया 2004 का ये मामला था। ठीक है। हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी को विकसित करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत ने हाल ही में किस देश ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल को विकसित करने का निर्णय लिया है? आंसर क्या होगा आपका? वियतनाम होगा यहाँ पर। 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। अब इस थीम का मतलब क्या है? 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का अनुरूप है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। ये वाला देखिए जो है, इस पर आप स्टार लगा ली, इसके आने के चांसेस हैं। अगस्त 2004 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। हाल ही में असम राज्य, इस पर भी स्टार लगा लीजिए आप, असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक झूमर नृत्य का आयोजन किया गया। देखिए, झूमर और झूमर देखिए, झूमर जो है वो कहाँ का है? तो वो राजस्थान का है, और झूमर कहाँ का है? तो असम का है। जनजाति कौन सी है? तो चाय जनजाति। आपसे भी पूछा जाता है कि चाय जनजाति कहाँ मिलती है? तो चाय जनजाति कहाँ मिलती है? असम में मिलती है। अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। किसने की? भारत ने की। ठीक, इसमें अध्यक्ष कौन था? तो सचिव गिरधर अरमाने। वियतनाम की ओर से कौन आया था? तो वहाँ के मंत्री थे लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चियन। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की राजधानी
मतलब राजकीय यात्रा पर थे। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। फिजी का कैपिटल क्या है? तो सुवा है। और तिमोर लेस्टे क्या है? तो दिल्ली है। ये याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की आप जानते ही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण न्यूज है ये। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण मैं आपको वही करा रहा हूँ, ठीक है। 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह, नेपाल का कौन सा उपग्रह? तो मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कारगिल पैकेज की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा की गई है और ये अग्निवीरों के लिए है, ये महत्वपूर्ण है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किसने किया? तो पीएनबी बैंक द्वारा किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, होता है क्या, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से पहले राष्ट्रपति महोदय हमेशा पुरस्कार देती हैं। उसी पुरस्कार के बारे में ये बात आपसे की जा रही है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप इसके बारे में मत रखिएगा, इसको समझ जरूर लीजिए। देखिए, इसमें है क्या कि 103 पुरस्कार हैं। इसमें 4 कीर्ति चक्र है, 18 शौर्य चक्र है और एक सेना मेडल भी है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगस्त 2004 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2004 जारी किया गया। इसमें टोटल जो है 16 श्रेणियां हैं। देखिए, अब है क्या कि आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान दिया गया है। मैनेजमेंट कैटेगरी में तीसरा स्थान किसको मिला? आईएम अहमदाबाद को मिला है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला है। रिसर्च कैटेगरी में किसको मिला है? आईएससी बेंगलुरु को मिला है। अगस्त 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल, याद रखिएगा, नंदरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तावा जलाशय मध्य प्रदेश की घोषणा की गई। और इसके साथ भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए? तो 85 हो गई। ठीक, सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, ये याद रखिएगा, 46वें सत्र में विश्व भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये खबर महत्वपूर्ण है, इसको स्टार जरूर आप लगा लीजिएगा इसको। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग योगिनी भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन को उद्घाटन किया। ये खबर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये वही न्यूज है। 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की विरासत प्रदर्शनी लॉन्च की गई। इसको पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को निर्माण को मंजूरी दी है। आप इस पे स्टार लगा लीजिए। हाँ, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए भारत के 8 राज्यों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $200 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। और आप जानते हैं कि एडीबी की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मनीला में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई और मनीला में क्या है? इसका मुख्यालय है। देखिए, खेल से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भारत सरकार ने कर्नाटक के अदिल चुंचनगिरी और केरल के चुल्लू चुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और समझ लीजिए, ये आने वाला पेपर में आपके है।
देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे अधिक एल्युमिनियम जो होता है पूरे विश्व में कहाँ होता है और भारत में एल्युमिनियम उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। देखिए, ये जो दोनों न्यूज़ हैं इस पे आप स्टार लगा लीजिए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी पेपर में रहेगी आपके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवायिका की शुरुआत की है। अच्छा हाँ, ये खबर आंध्र प्रदेश में पहले कहता था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, कौन सा लोकल बॉडी का, इसको क्या क्या उन्होंने खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया है। इसको स्टार लगा लीजिए, यह आने के प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा रहेगा। देखिए, ये काम करने इसलिए मैं काट रहा हूँ, आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। ये खबर आप काम की केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए देखिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या क्या है, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति, ये क्या है, आपराधिक कानूनों के लिए ऐप हैं। इसका उद्देश्य क्या है, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों को तीव्रता लाना है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। देखिए, कई बार क्या होता है, फिगर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। सामान्य सी खबर है, कोई जरूरत नहीं है करने के लिए। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 290 करोड़ रुपए नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। ये याद रखिएगा, ये पेपर में आपके बनने लायक क्वेश्चन है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है। किसी में देखिए नंबर पूछे जाते हैं और यूपी किसी में पूछने के चांसेस हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 से 76.38 गीगावाट से बढ़कर 24 में 203 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की थी। पहला कब हुआ था, तो 2022 में, फिर 23 में, फिर 24 में, ये याद रखिएगा। पहला कब था, तो 2022, फिर 23, फिर 24। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास, एक मिनट में थोड़ा सही कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दी थी। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। ये 5 स्टार वाली न्यूज है। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसमें एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया है। ये खबर भी आपको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज दिया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। याद रखिए, नलगंगा और वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना कहाँ किसकी है, तो महाराष्ट्र सरकार की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया है। इस खबर पे भी आप स्टार लगा दीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मिलियन डिजाइनर मिलियन ड्रीम्स पल्स की शुरुआत की घोषणा की गई। इस अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी पूरे देश के व्यक्तियों को सशक्त कराना है। अब देखिए ये वाला खबर, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण इलाके में 2 करोड़ और शहरी इलाके में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखिए, भारत सरकार ने हिंद महासागर और में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्में कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी को भी लॉन्च किया है। इस खबर पर भी आप स्टार लगा दीजिए। 30 जुलाई को वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन 3 दिवस की राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस दौरान भारत और वियतनाम के मध्य कुल 9 समझौते हुए। इस खबर पे भी स्टार आप लगा लीजिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए है कि भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के लिए फेलो के रूप में शामिल किया गया है। तो ये खबर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने कांडला और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों को मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजना की गई। आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तुर्की ने अपने देश में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में तुरंत ही इसको हटा भी लिया था। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ये खबर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने डेकेन विश्वविद्यालय को गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। तो ये खबर भी महत्वपूर्ण, पिछले साल ये 2023 की महत्वपूर्ण खबर थी। हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायियों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए मामला क्या था कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इस पर बहुत सारे आरोप लग गए थे कि इसके अंदर घोटाला हो रहा है और चाइना ने उसमें कई सारे हेरफेर किए थे। इसलिए इसको क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। अब उसकी जगह पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च की जाएगी, जो किसी भी देश के अंदर होने वाला व्यापार है उसकी स्थिति को बताएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। तो मैत्री अनुदान किसके लिए है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए है। यूएसए में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने भारी तबाही मचाई। देखिए डेबी तूफान कहाँ पर आया? तो यूएसए में आया। और तूफान कैसा है? ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथे विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की गई। भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त, देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, देखिए भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जो जूस है उसकी पहली खेप पोलैंड में निर्यात की गई और किसी जूस को पहली बार जीआई टैग दिया गया है। ठीक, मतलब ये भारत का पहला जीआई टैग वस्तु नहीं है। भारत का पहला जीआई टैग वस्तु कौन सा है? तो दार्जिलिंग की चाय है। भारत और न्यूजीलैंड ने दक्षिण सीमा सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। इस पर स्टार लगा लीजिए। देखिए अब ये जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में आप जान रहे हैं कि पिछले महीने क्या हुआ। तो बांग्लादेश के में सेना ने क्या तख्ता पलट किया और वहां पर इस समय बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अरशात्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन के रूप में उनको नेता चुना गया है। मतलब वो इन सब इंटरिम पीएम हैं। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा। देखिए सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में क्यों है कि सेंट मार्टिन द्वीप पे जो है अमेरिका अपना सेना अड्डा स्थापित करना चाहता है। और सेंट मार्टिन द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 8 वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप है, जिसे नारिकेल जंजीरा नारियल द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। WHO की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के पीएम श्रेथा थिविसन को पद से हटा दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और नई वायु रक्षा प्रणाली दी गई है। देखिए ये F-16 वही विमान जिसको अभिनंदन ने मार गिरा था पाकिस्तान में, याद करिएगा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड में घोटालों और निकेई के सर्वे में सरकार की अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा दे दिया है। अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। कमला हैरिस द्वारा मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। देखिए यहाँ पे आपको दो महत्वपूर्ण चीज याद होनी चाहिए कि वहाँ पे अमेरिका में 2 पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है? तो कमला हैरिस। और रिपब्लिक कौन है? तो कौन है वहाँ पर? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं।
ठीक, अच्छा एक काम करिएगा, इन दोनों पार्टियों का जो सिंबल है उसके सिंबल को कमेंट करके आप बताइएगा। बड़े मजेदार सिंबल हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अब्राहम एक्कॉर्ड का संबंध इजरायल तथा ईरान से है। इजरायल सरकार द्वारा इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करने वाले ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अब्राहम एक्कॉर्ड का प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए, इसी के साथ ही अगस्त का पूरा करंट अफेयर यहाँ पे खत्म होता है और कल मैं जुलाई का फिर ऐसे ही अन्य को भी अपलोड कर दूंगा। 20 सितंबर तक ये सारे करंट अफेयर अपलोड करने का टारगेट है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि अगले 10 दिन के अंदर आपका जो करंट अफेयर का मैटर है मंथली वाला वो खत्म हो जाए। जैसे मंथली खत्म होगा उसके बाद हम लोग थीम बेस्ड करंट अफेयर भी करेंगे। तो करंट अफेयर अभी अगले 1 डेढ़ महीने कंटिन्यू चलना है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं कल।